सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रसून गौड़ आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए क्लास में। और आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी आपकी इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश ग्रामर की क्लास। और आज की क्लास की जो हेडिंग होगी वो होगी एरर डिटेक्शन। ठीक है, आपको एरर ढूंढने हैं। और ये जो क्लास होगी वो किस मतलब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आईपीएस क्लर्क मीन्स खासकर मेंस एग्जाम्स के लिए, जितने भी आपके मेंस एग्जाम्स हैं, चाहे वो बैंकिंग के हों चाहे वो एसएससी के हों, उन एग्ज़ाम्स के लिए जो ये क्लास होने वाली है, ये जो लेक्चर होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता चलेगा कि किस तरह के एरर्स होते हैं वो आपके मेंस एग्ज़ाम। प्रीलिम्स तो आपने बहुत पढ़ा होगा, अब मेंस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस एरर्स के आते हैं वो आप देखोगे इस क्लास में। और ये जितने भी क्लर्क मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए बेनिफिशियल होगी ये क्लास। साथ ही साथ पीओ मेंस के लिए भी, जो भी आपके पीओ मेंस होते हैं, ठीक है, जितने भी पीओ मेंस एग्ज़ाम्स बैंक के, ठीक है, खासकर बैंक के पीओ मेंस एग्जाम्स जो टारगेट कर रहा हो 2026, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम, उसे भी आप टारगेट कर सकते हो। उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आज कराने वाला हूँ वो पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा लेट न करते हुए हम अपने मतलब एरर डिटेक्शन के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको देखिए डायरेक्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ा कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ा कीजिए कि उसमें क्या कह रहा है। आपको देखिए डायरेक्शन क्या कर रहा है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो क्या होता है मेंस एग्जाम्स में, कभी कभी क्या होता है, वैसे कन्वेंशनली तो आपको ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा जाता है कि बताइए ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। लेकिन कभी कभी ऐसा करता है कि पूछ देता है बताइए ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन सा है। ओके, तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो होता है, जो डायरेक्शंस होता है क्वेश्चन का, वो जरूर पढ़ना पड़ेगा कि आपसे क्या पूछा है, कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो आइए देखते हैं, 3 स्टेटमेंट का मैंने रखा हुआ है। वैसे एग्जाम्स में 4 के आते हैं, लेकिन मैंने क्या रखा हुआ है, ड्यू टू लेस स्पेस ऑन माई स्लाइड, तो मैंने 3 ही स्टेटमेंट्स रखे हैं। और आपको ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, जिसमें कोई भी एरर नहीं है। तो आइए रीड करते हैं और पता करते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ड्रग रेजिस्टेंट न्यूमोनिया रिमेन्स अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स। क्या बोल रहा है, ड्रग रेजिस्टेंट न्यूमोनिया रिमेन्स अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स। इंटेंसिव केयर यूनिट्स का शॉर्ट फॉर्म होता है आईसीयू, वेयर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर लिमिटेड। तो कह रहा है कि जो ये न्यूमोनिया बीमारी है, जो ड्रग रेजिस्टेंट न्यूमोनिया बीमारी है, ये क्या है, एक सीरियस, एक गंभीर कॉम्प्लिकेशन है। किसमें, आईसीयूज में, जहाँ की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हों, लिमिटेड हों, कमी हो जहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, वहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंट न्यूमोनिया क्या है, एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, एक सीरियस बाधा है। ये इस स्टेटमेंट का समरी हो गया, हिंदी मतलब हो गया। तो मुझे हिंदी मतलब समझना नहीं है, मुझे पकड़ना है एरर। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे एरर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, पहले किसी भी स्टेटमेंट को जब आप मतलब रीड किया कीजिए तो उसके सब्जेक्ट पर फोकस किया कीजिए कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब ढूंढा कीजिए कि वर्ब क्या आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रहा है कि प्लूरल वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट पकड़ेंगे। तो देखिए इस स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ड्रग रेजिस्टेंट न्यूमोनिया। ये इस स्टेटमेंट का क्या है, सब्जेक्ट है। तो व्हाट इज दिस, ड्रग रेजिस्टेंट न्यूमोनिया इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट का जो कह सकते हो आप, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो याद रखिएगा, कोई भी डिसीज का नेम अगर वो सिंगल डिसीज है तो वो सिंगुलर होता है। तो न्यूमोनिया क्या हो गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगता है, एस या ई एस फॉर्म का। ठीक है, जो वर्ब होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो कैसे लगती है, एस या ई एस फॉर्म की लगती है, यूज होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो मुझे सही दिख रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं दिख रही है। तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आगे चेक करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ता हूं, मेनी लार्ज मैमल्स लाइक एलिफेंट्स, काउज एंड ह्यूमंस यूजुअली रिलीजेस वन एग पर साइकिल एंड कमिट हैविली टू दैट वन ऑफस्प्रिंग। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, करा जितने भी लार्ज मैमल्स हैं, मैमल्स समझते हो,
जो एग्स देते हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गए, काउज हो गए और ह्यूमंस हो गए, तो ये क्या करते हैं, यूजुअली रिलीजेस वन एग पर साइकिल। ये हर साइकिल में एक एक रिलीज करते हैं, एंड कमिट हैविली टू दैट वन ऑफस्प्रिंग। और जो सिंगल ऑफस्प्रिंग है, एक एक पर साइकिल उन्होंने रिलीज किया, तो उससे क्या होगा, एक ऑफस्प्रिंग आएगा, तो उसी ऑफस्प्रिंग पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा कमिट करते हैं। एक तरह से हिंदी मतलब इसका ये हो गया। तो आइए इसमें एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये क्या बता रहा है, ये मतलब अगर इसका टेंस देखा जाए सेंटेंस का, मेनी लार्ज मेमल्स लाइक एलिफेंट काउस, ये एक तरह से फैक्ट बात बता रहा है ना, एक आप कह सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या बता रहा है, एक फैक्ट बात बता रहा है कि ऐसा होता है। तो इसका टेंस तो कैसा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जब भी कोई चीज फैक्चुअल बातें बताई जाती हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ये तो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ रहे या फैक्ट रहे, तो वहाँ पे हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, रिलीजेस लगा हुआ है, देखिए रिलीजेस लगा हुआ है, जो कि टेंस तो मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस तो यूज हुआ है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ है वो भी यूज है। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या है, एक गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं, देखिएगा मेनी लार्ज मैमल्स, और मैमल्स में कौन कौन से, एलिफेंट हो गए, काउज हो गए एंड ह्यूमंस हो गए। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था इस स्टेटमेंट का वो क्या था, प्लूरल था। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ याद रखिएगा, नेवर यूज एस या ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब। कभी भी वर्ब का एस या ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज करते, किसके साथ, विथ प्लूरल सब्जेक्ट, विथ प्लूरल सब्जेक्ट। तो कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एस या ईएस वाला फॉर्म यूज नहीं करते। तो यहाँ पे गड़बड़ी क्या किस वर्ड में हो गई, रिलीजेस में। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी एरर हो गई सेकंड स्टेटमेंट में, वो किस पे हो गई, रिलीजेस। ये जो वर्ड रिलीजेस यूज कर दिया ना, ये गलत कर दिया इसने। यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था इसकी जगह पे, इसके जगह पे होना चाहिए था रिलीज। क्योंकि कैसा सब्जेक्ट है ये, मैमल्स जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट तो गड़बड़ हो गया। ठीक, आइए आगे देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट रीड करते हैं, ये समझते हैं। करा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो मिनिस्ट्री है, सेंट्रल मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्लियर दिस वीक had notified an amendment to the IT rules 2021 that would require users to label AI generated content। तो करा है कि इस सप्ताह, मतलब इसके पहले जो सप्ताह हुआ, अर्लियर दिस वीक, इस वीक से पहले, ठीक है, कोई पास्ट का टाइम बता दिया इसने। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो ये भी हफ्ता चल रहा है, इस वीक से पहले, अर्लियर दिस वीक या इस वीक के शुरुआत में, जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है, उसने इस हफ्ते के पहले या इस हफ्ते की शुरुआत में एक अमेंडमेंट के बारे में बताया है। किस एक्ट के बारे में अमेंडमेंट है, वो आईटी रूल्स 2021 कोई एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट के बारे में नोटिफाई किया है, सूचित किया है। किस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। और क्या अमेंडमेंट किया है कि दैट वुड रिक्वायर्ड यूजर्स, कि जो यूजर्स होंगे उनको अपने एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए लेबल करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी वो एआई जनरेटेड कंटेंट मतलब मार्केट में ले आ रहे हैं, तो उन्हें एक तरह से लेबल करना पड़ेगा अपने कंटेंट को, एआई जनरेटेड कंटेंट को। तो ये तो एक तरह से हिंदी मतलब हो गया, लेकिन हमें हिंदी मतलब तो क्या है समझना नहीं है, हमें बस एरर ढूंढना है। तो याद रखिएगा, कोई किस कभी भी एरर ढूंढते टाइम तीन चार चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए। सबसे पहला, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ रही है उस सेंटेंस में, और साथ ही साथ टेंस। टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक वर्ड लिखा था अर्लियर दिस वीक, ठीक है, ये वर्ड कहाँ गया आपका, अर्लियर दिस वीक। ये जो कि ये जो फ्रेज आ गया ना, अर्लियर दिस वीक, तो ये जो अर्लियर दिस वीक आ गया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक पास्ट के टाइम को, एक बीते हुए समय को दर्शा रहा है। और जब भी बीता हुआ समय के बारे में दर्शाया जाता है, तो वहां पे टेंस कौन सा यूज होता है, सिंपल पास्ट। ठीक है, लिखिएगा, ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट टेंस
ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट टेंस इन केस ऑफ पास्ट इवेंट्स, या करते हो व्हेन इन केस ऑफ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इन केस ऑफ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जो कि पास्ट में है, अगर उसका जिक्र आपको स्टेटमेंट में मिल गया तो आप याद रखिएगा उस केस में आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो क्या इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? यहाँ पे जो टेंस को बता रहा है वो कौन सा वर्ड बता रहा है, कौन सा फ्रेज बता रहा है? हैड नोटिफाइड। ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में हैड लगता है? नहीं लगता। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करने के लिए हैड नोटिफाइड की जगह आपको केवल नोटिफाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये टेंस का क्या हो जाएगा, सिंपल। हैड नोटिफाइड गलत है, यहाँ पे केवल नोटिफाइड होगा। ठीक है, हैड नोटिफाइड हो जाएगा तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट टेंस। देखिए मैंने यहाँ लिखा ना कि हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज किया कीजिए इन केस ऑफ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे अर्लियर दिस वीक बोला था, जो कि क्या है, एक पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट में टेंस यूज होगा वो क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। तो मतलब ये भी जो थर्ड स्टेटमेंट में था वो क्या हुआ, गलत है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें से स्टेटमेंट सही कौन सा हुआ, केवल फर्स्ट वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। आप लिखोगे इस क्वेश्चन में ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि पहला करेक्ट है कि दूसरा करेक्ट है। तो आपको इतना पहले रूल पता होना चाहिए ना कि ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ये जो बाकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये क्या है, इसमें रॉन्ग है। और क्या चीज़ रॉन्ग है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैंने एक ब्लैंक स्लाइड रखा हुआ था एक्सप्लेनेशन के लिए, कोई नहीं। आइए एक एरर और करते हैं और इसका डायरेक्शन पढ़ते हैं कि क्या कर रहा है। जल्दी करते हैं थोड़ा सा, इस बार उतना एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। इसमें आपको बोला है चूज द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इससे पहले क्या था, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट ढूंढना था। इस बार आपको क्या ढूंढना है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ढूंढना है। आइए रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट, कि मतलब बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन वेस्ट बंगाल बाई द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद जो है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसे वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा। ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो इसमें देखिए क्या है, एक ग्रामर का रूल होता है। स्टेटमेंट वन की मैं जिक्र कर रहा हूं। जो स्टेटमेंट वन है, इन स्पाइट के बाद ऑफ लगता है। ठीक है, इन स्पाइट के बाद हम ऑफ यूज करते हैं, तो ये तो करेक्ट यूज हो गया। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता। ठीक है, डिस्पाइट के बाद अगर ऑफ लगाया तो ये गलत होता है। डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट में गड़बड़ी हो गई वो क्या हो गया, डिस्पाइट ऑफ। ये जो फ्रेज यूज हो गया ना, डिस्पाइट ऑफ, ये गड़बड़ है। यहाँ पे इसके जगह क्या आएगा, ओनली डिस्पाइट लिख लीजिएगा। ओनली मतलब केवल डिस्पाइट होगा। यहाँ पे सिंपली डिस्पाइट होगा। डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता। तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड आइए देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे इनॉग्रेटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स इन आसाम। जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सैटरडे को इनॉग्रेटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स इन आसाम। आसाम में कई प्रोजेक्ट्स का क्या किया, उद्घाटन किया। इंक्लूडिंग एन आईआईएम, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम की भी उसमें उद्घाटन किया। और एक डाटा सेंटर फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और जो आपका कह सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए एक डाटा सेंटर का भी उद्घाटन किया। किसने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसमें क्या कुछ एरर दिख रहा है, जी हाँ, एक एरर है, उसमें आर्टिकल का एरर है। तो याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे द यूज जो हुआ ये गलत है। द यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे एक सेकंड रूल लिखिएगा, मैं लिखवाने जा रहा हूँ।
कुछ बता रहा हूँ, ये रूल क्या होता है। देखिए, 3-4 फ्रेज में लिखने वाला हूँ। पहला फ्रेज है कि द प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर कहीं लिखा हुआ है तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब जब भी क्या होता है, इसके आगे अगर नाम लिख जाता है, जैसे आपने क्या लिख दिया, द प्राइम मिनिस्टर, अब इसके आगे आपने प्राइम मिनिस्टर का नाम भी लिख दिया विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स, विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये गलत हो गया। जब प्राइम मिनिस्टर जो डेजिग्नेशन है उसके बाद अगर नाम भी आ जा रहा है तो उस केस में जो द का यूज हो जाता है ना, वो गड़बड़ हो जाता है। तो कैसे सही होगा, तो केवल लिखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर, मतलब द हट जाएगा। अगर कब, जब आपका डेजिग्नेशन और इसमें, ठीक है, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इसका सही रूप क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर के आगे कोई आर्टिकल मत लगाइएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक। तो ये यूज क्या है, सही है। अब एक और होता है, अगर आपको द प्राइम मिनिस्टर लिखना चाहते हो कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर है तो उसके आगे द लगा दिया जाए, तो याद रखिएगा द प्राइम मिनिस्टर तो लिखोगे, लेकिन फिर बीच में कॉमा लगा दोगे, उसके बाद आप लिखोगे नाम, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये यूज भी क्या है, सही है। तो गड़बड़ क्या है, कि जब पूरा आप द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स यूज करोगे, जो तब वो गलत हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट में आपका यूज क्या हुआ है, ये पूरा द आर्टिकल के साथ विदाउट एनी कामा पूरा ये जो नाम लिख दिया, इसे इसने गलत कर दिया, यहाँ पे द नहीं लगेगा। अगर आपको द लगाना है तो प्राइम मिनिस्टर के बाद यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आते हैं तीसरे स्टेटमेंट में, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेरेंट मेटा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेरेंट मेटा आर शार्पली कटिंग द फीस इट पेज आउट टू द प्रोफेशनल फैक्ट चेकर्स इन इंडिया। कह रहा है कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है मेटा, वो क्या कर रही है, अपने फीस को कट कर रही है, अपनी फीस को कम कर रही है, जो कि वो क्या करती है, प्रोफेशनल फैक्ट चेकर्स को देती है। इंडिया में जो प्रोफेशनल फैक्ट चेकर्स हैं उनको जो फीस देती है फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा, उसे वो उसमें कमी कर रही है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ। तो अच्छा, इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हुआ, तो इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आप ये मत कर दीजिए कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ना, इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो जाएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा, ठीक है। इस स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, केवल मेटा, और मेटा कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। आप लोग यहाँ देख रहे होगे फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो कहोगे कि दो दो वर्ड्स हैं, यानी दो डिफरेंट आपके वर्ड्स हैं, तो ये आपके प्लूरल लग रहा होगा आपका सब्जेक्ट, नहीं। ये क्या कर रहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है उसके बारे में बात कर रहा है, तो जिसके बारे में बात किया जाता है वही तो सब्जेक्ट होता है। तो जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है मेटा, तो इस स्टेटमेंट में मेटा के बारे में बात कही जा रही है, तो मेटा क्या होगी, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। मेटा क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट हो गया वो कैसा हो गया, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्लूरल वर्ब यूज किया है, जो कि गलत है। इस आर के जगह पे हो जाएगा इज हो जाएगा, क्योंकि मेटा क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इज शार्पली कटिंग हुआ, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल 1, 2 एंड 3 इज इनकरेक्ट, या आर इनकरेक्ट। सभी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऐसा आपको ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा कि ऑल आर इनकरेक्ट, तो उस पर आप टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। तो रूल समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है आपको। लास्ट क्वेश्चन है, एक सिनोनिम्स वाला रख दिया है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड स्लीव। तो सबसे पहले आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा स्लीव का मतलब क्या होता है, स्लीव का जो मीनिंग होती है, मीनिंग ऑफ स्लीव क्या होती है, ठीक है। मीनिंग ऑफ स्लीव, मीनिंग ऑफ जो स्लीव, आपको मतलब इस वर्ड का पता रहेगा तभी ना इसके आसपास का वर्ड ढूंढ पाओगे।
स्लीव का मतलब होता है अ ग्रेट क्वांटिटी, अ ग्रेट क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर मैं स्लीव का हिंदी मतलब लिखूं तो लिख सकते हो अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। ये एकदम इसका हिंदी वर्ड हो गया स्लीव का। या कह सकते हो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये इसका हिंदी मतलब हो गया स्लीव का। तो बताइए, अ ग्रेट क्वांटिटी या इन ग्रेट नंबर, तो इसका आसपास का वर्ड क्या है? प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब यही होता है बहुत ज़्यादा। स्कार्सिटी का मतलब तो होता है कमी। साइलेंस का मतलब चुप रहना, तो ये तो इससे रिलेट भी नहीं कर रहा है। डीले मतलब लेट होना। तो ये दोनों वर्ड तो एकदम अलग हो गए, कॉन्टेक्स्ट के ही बाहर हो गए। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्लीव का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लेंटी। और यहीं पे अगर एंटोनिम पूछता कि स्लीव का एंटोनिम बताओ, तब आप स्कार्सिटी लगा देते। ठीक है, तो एक बार और ढेर सारे सिनोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं। किसके? स्लीव के। समझ में आ गए? बहुत ज़्यादा लिखा था ये, अत्यधिक। ठीक है, सिनोनिम्स। अच्छा, स्लीव के क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? अब आपको पता चल गया ना कि स्लीव मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो देखता हूँ सिनोनिम्स ऑफ स्लीव मुझे कितने याद है। सिनोनिम्स ऑफ स्लीव, सबसे पहला तो आपका यही हो जाएगा, क्या? प्लेंटी, मतलब बहुत ज़्यादा। दूसरा आपका सिनोनिम्स हो जाएगा अबुंडेंस। इसका भी मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में, अबुंडेंस। ठीक है, और क्या हो जाएगा स्लीव का? मतलब इसके आसपास का भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके आसपास का भी वर्ड लिख सकते हो। प्लेंटी हो गया, अबुंडेंस हो गया, और क्या होता है मतलब, और कोई वर्ड बता दो। बाउंटीफुल। ठीक है, बाउंटीफुल, इसका भी मतलब कुछ आसपास का ही, मतलब कि बहुत ज़्यादा। बाउंटीफुल, अबुंडेंस, प्लेंटी, और क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ग्रेट नंबर ऑफ कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। और इसका क्या लिख सकते हैं? चलिए इतना बहुत है। तो ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे स्लीव के। प्लेंटी हो गया, अबुंडेंस हो गया, बाउंटीफुल हो गया, और भी आप अपने से ढूंढ के लिख सकते हो। तो इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या था? प्लेंटी था। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकथाम करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला मिला होगा। आपको ये पता चला होगा कि मेंस एग्जाम्स में बैंकिंग के किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरर डिटेक्शन के। ठीक, तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज फार एज पॉसिबल। और जो भी लोग आपके आसपास बैंक या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक्स।